Assalamualaikum students. Today's topic is ecosystems and biomes. तो इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? The term ecosystem was first proposed by A.G. Tensley in 1935 और उनके मुताबिक इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो the result that results from the interaction of all the living material and non-living factors of the environment. यानी एक environment में जितने भी living material, जितना भी living matter, living objects, living factors मौजूद है वो और उनका ताल्लुक, उनका interaction उनके तमाम नॉन लिविंग फैक्टर्स से जब इंटरेक्शन हो रहा होता है तो वो सिस्टम एक इकोसिस्टम कहलाता है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है, यानी वही लिविंग की बात हो रही है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट अकर्स इन सम लोकल एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट मेक अप इट्स नॉन लिविंग और एबायोटिक एनवायरनमेंट। अच्छा, ये लिविंग फैक्टर्स जो हैं वो बायोटिक भी कहलाते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स एबायोटिक भी कहलाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हमारे अर्थ पर मौजूद है जहाँ पर ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ हर वक्त इंटरेक्शन में है। वो इकोसिस्टम एक पॉन्ड भी हो सकता है, छोटा सा पॉन्ड, एक फॉरेस्ट भी हो सकता है, एस्चुरी हो सकती है, ग्रास लैंड हो सकता है और बहुत बेतहाशा जो है इकसाम है इकोसिस्टम्स की। ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल ही हो, ठीक है। एक पॉन्ड जो है, कुदरती जो पॉन्ड होता है वो तो एक इकोसिस्टम है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जो आप खुद बना ले, कहीं पर खुद कोई गड्ढा खोद ले और उसके अंदर पानी प्रोवाइड कर दे और कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स उसमें मछलियाँ लाकर आप डाल दें और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो प्लांटेशन कर दें, प्लांट्स भी उसमें आ जाए, तो वो एक छोटा सा इकोसिस्टम बन जाएगा। इवन आपके घर में जो एक्वेरियम है, एक वो भी एक इकोसिस्टम है, एक छोटा इकोसिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसके अंदर जो है वो आपने फिशेस अगर रखी हुई हैं तो वो आपका लिविंग फैक्टर है, बायोटिक कंपोनेंट है एंड विद अलॉन्ग विद जो आप उसमें ऑक्सीजन एंड पानी एंड द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके नॉन लिविंग फैक्टर में आ जाता है। टुगेदर वो सब मिलकर एक इकोसिस्टम तश्कील देते हैं। तो टाइप्स क्या है इकोसिस्टम की? सबसे पहले तो नेचुरल इकोसिस्टम है और एक है आर्टिफिशियल मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम में आपके पास जो है यानी दीज ऑपरेट अंडर नेचुरल कंडीशंस विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन, ठीक है। ये नेचुरल इकोसिस्टम वो है जो नेचर के कंट्रोल में है, नेचुरल कंडीशन सारी वहाँ प्रिवेल करती है और इंसान का जो उसमें मुदाखलत है वो बहुत ही कम है। कोई इंटरफेरेंस इंसान की तरफ से ज़्यादा बड़ी नहीं है, सब कुछ नेचर ने हैंडल किया हुआ है, तो वो आपके नेचुरल इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम की मजीद सब टाइप्स है, टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम और इक्वेटिक यानी लैंड बेस्ड और पानी वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, आपके ग्रास लैंड आ जाते हैं, आपके डिजर्ट आ जाते हैं, एक्सेट्रा। इसी तरह यानी एक्सेट्रा में आप रॉक्स ले लें, ठीक है, कोई सवाना ले लें, इस तरह की चीज़ें जितनी भी है लैंड बेस्ड वो आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आती है। फिर बात करते हैं अगर इक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो इक्वेटिक मतलब पानी, ठीक है। अच्छा, इक्वेटिक की मजीद जो है वो सब टाइप्स है, यानी फ्रेश वाटर, इक्वेटिक में फ्रेश वाटर का अलग इकोसिस्टम होगा और जो है वो मेरीन का अलग होगा। मेरीन वाटर अलग है और फ्रेश वाटर अलग है। इसी तरह फ्रेश वाटर की भी सब टाइप्स हैं। फ्रेश वाटर में भी दो सिस्टम आते हैं, एक लॉटिक आता है जिसमें रनिंग वाटर होता है यानी चलता हुआ पानी, और एक आता है लैंटिक वाटर यानी ठहरा हुआ पानी, स्टैंडिंग वाटर।
लॉटिक में आपके पास एग्जाम्पल जैसे ये चश्मे बहते हैं, स्प्रिंग है, दरिया है, स्ट्रीम है, रिवर्स है। लैंटिक में स्टैंडिंग वाटर, लेक, ठहरा हुआ पानी। इसका भी इकोसिस्टम कुछ हद तक चेंज होगा। लेक हो गई, पॉन्ड हो गया, पूल्स, ठीक है, ये सब कुछ आपके लैंटिक में आएंगे। मेरीन में आपके पास शैलो सी, समंदर आ जाएंगे, एस्चुरी आ जाएगा। तो ये मेरीन हो गया, ठीक है। मेरीन में कुछ स्टूडेंट्स ऐसी भी लेक्स होती है और ऐसी भी रिवर होती है जो सलाइन होती है इन नेचर, यानी सॉल्टिश होती है, फ्रेश वाटर नहीं होता, वो मेरीन वाटर होता है। तो फिर उनको भी हम मेरीन वाटर के इकोसिस्टम में रख सकते हैं। मेरीन में भी लैंटिक और लॉटिक आ सकती है। मतलब सारी जो रिवर्स है वो फ्रेश वाटर की नहीं होती, कुछ रिवर्स या कुछ लेक्स ऐसी भी होती है जिनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर मैरीन की कैटेगरी में आएंगी। अच्छा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? दीज आर मेंटेन्ड आर्टिफिशियली बाय मैन, वेयर बाय एडिशन ऑफ एनर्जी and planned manipulation, natural balance is disturbed regularly. For example, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, क्रॉप जो क्रॉप्स लगाई जाती है वहाँ एक बेहतरीन किस्म का इकोसिस्टम बन जाता है, तो वो नेचर ने नहीं बनाया। ऑल्दो कि जो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जा रही है वो इंसान नहीं बना सकता, यानी हवा इंसान नहीं बना सकता, पानी इंसान नहीं बना सकता, लेकिन वो एक माहौल बना देता है, इन तमाम चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है, तो इसलिए आप इसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहते हैं। स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ इन इकोसिस्टम की अगर बात करें तो अभी जो हमने डिस्कस किया ये वही है। The term structure refers to the various components. So the structure of an ecosystem explains the relationship, interaction between the abiotic and the biotic components. तो बायोटिक और एबायोटिक है, ठीक है। इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक। यहाँ देख लें इकोसिस्टम की जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, लिविंग, बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक। एबायोटिक को मजीद जो है वो डिवाइड करें तो एबायोटिक कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट एंड केमिकल कंपोनेंट। इसी तरह बायोटिक कंपोनेंट को मजीद डिवाइड करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। फिर प्रोड्यूसर्स को भी हम जो है वो मजीद डिवाइड कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स में फोटोट्रॉफ्स आ सकते हैं और कीमोट्रॉफ्स आ सकते हैं। इसी तरह का अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और आपने शायद ये चीज़ें तो पढ़ी हुई होगी, इंटर बेस्ड है, इंटरमीडिएट में ये बताया जाता है। कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्राइटिवोर्स भी जो है शामिल है, ठीक है। और डिकम्पोजर्स आपके जो है बैक्टीरिया है, आपको पता है इस हवाले से। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके क्या क्या शामिल हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ आपका बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा। The living organisms or living members in an ecosystem collectively form its community called biotic components or biotic community. अच्छा, the member of biotic components of an ecosystems are grouped into three, ठीक है। बायोटिक को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन हाउ दे गेट फूड, उनका फीडिंग मेथड क्या है, वो खाना कैसे हासिल करते हैं, उस बेसिस पर भी जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। तो 3 क्लासिफिकेशन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट से फूड हासिल करता है, कंज्यूमर जो है वो एनिमल से फूड हासिल करता है, और डिकम्पोजर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो चीज़ों को डिकम्पोज करके हासिल करते हैं फूड को।
ये डिफरेंट फीडिंग मेथड्स है जिसकी बेसिस पर जो है बायोटिक कंपोनेंट्स की हम कैटेगराइजेशन करते हैं. तो वन ऑफ देम इज ऑटोट्रॉफी एंड अनदर इज हेटेरोट्रॉफी. ऑटोट्रॉफी जो है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स फीडिंग. तो नाम से जाहिर है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जैसे प्लांट्स जो है अपना सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट इज ऑटोट्रॉफी. ऑटोट्रॉफिक जो हैं वो दो ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होती है. ये दो प्रोसेस कह लें, फोटो ऑटोट्रॉफी और कीमो ऑटोट्रॉफी. फोटो ऑटोट्रॉफी में लाइट की मदद से जो है वो फूड प्रिपेयर किया जाता है, और कीमो ऑटोट्रॉफी में केमिकल्स की मदद से जो है वो फूड प्रिपेयर किया जाता है या कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो फोटो ऑटोट्रॉफी जो है वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस का. और कीमो ऑटोट्रॉफी का जो फीडिंग मेथड है उसमें प्रोसेस कहलाता है कीमोसिंथेसिस का. फोटो ऑटोट्रॉफी में जो एग्जांपल्स है वो है आपके ग्रीन प्लांट्स, पानी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं एंड एल्गी. ये लाइट का इस्तेमाल करते हुए अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ये ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया होते हैं और ये डीप सी में पाए जाते हैं जहाँ लाइट नहीं पहुंच रही होती. तो फिर वो केमिकल्स की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. हेटेरोट्रॉफी में अगर बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, डिपेंडेंट होते हैं. इसमें दो टाइप्स हैं, एक कंज्यूमर है और एक डिकम्पोजर है. कंज्यूमर क्या करते हैं? इंजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर विच इज लिविंग और रिसेंटली किल्ड. ठीक है, जिंदा खा लेते हैं या फिर ऐसा कुछ खाते हैं जो अभी अभी मरा हो. तो जिंदा खाने में प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स को जिंदा ही खाया जाता है. और इसके अलावा कुछ जानवर जो है वो डायरेक्ट शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, जिंदा खा लेते हैं. इसके अलावा जैसे अगर इसकी भी मजीद जो है टाइप्स देखी जाए कंज्यूमर्स की, तो इसमें भी प्राइमरी कंज्यूमर शामिल है और सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर शामिल होते हैं. प्राइमरी में कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी प्लांट्स को जो खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं. इसमें मिसाल आपकी हर्बीवोर्स है. हर्बीवोर सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोड्यूसर्स को खा सकते हैं, प्लांट्स को खा सकते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो उन हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी कार्निवोर्स हो गए, आपके ओमनिवोर्स हो गए. ठीक है, मिसाल इस तरह ले लें कि ग्रास है ना, घास है. घास क्या है? वो प्रोड्यूसर है. उसको जो है ग्रास हॉपर खा रहा है. ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट होता है, तो ग्रास हॉपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा. ग्रास हॉपर को कोई चूहा खा लेता है, रेट. ठीक है, तो वो रेट जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि उसने किसको खाया? हर्बीवोर को खाया. इसी तरह अगर कोई जो है इसी तरह आप एक स्नेक ले लें, इसी तरह आप एक स्नेक ले लें, तो स्नेक आपका टर्शरी कंज्यूमर में चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो किसको खा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर रैट को खा रहा है, चूहे को खा रहा है. तो इस तरह खैर ये तो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये चलते ही रहते हैं. डिकम्पोजर्स की बात करें तो डिकम्पोजर्स ड्राइव एनर्जी फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर. ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक या डेड मैटर को खाते हैं. डिकम्पोजर्स की दो टाइप्स है, डेट्रिटिवोर्स और सैप्रोट्रॉफ्स. ठीक है, डेट्रिटिवोर्स वो हैं जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और ये फूड जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको डायरेक्ट ईट करते हैं, खाते हैं. ये जैसे अर्थवॉर्म्स है, वुडलिस है, ये सब कुछ. सैप्रोट्रॉफ्स आर बैक्टीरिया, और ये क्या करते हैं? जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल रेट्रीवोर्ट से बच जाते हैं,
तो उनको फिर अब कौन ईट करता है, अब डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया ईट करते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, इसे देखें। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यूज फोटोसिंथेसिस एंड कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है, इक्वेशन क्या है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उससे बनता क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज आपका फर्स्ट फूड ऑन अर्थ है। फिर उसके बाद हाइड्रोथर्मल एनर्जी से या कीमोसिंथेसिस केमिकल से बनाते हैं कीमोट्रॉफ्स। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, वाटर और उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ केमिकल यूज किया जाता है। बनता वही कार्बोहाइड्रेट ही है। So these are the producers. ठीक है, अभी हमने बात की हर्बीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं। हर्बीवोर फीड ऑन वेजिटेशन ओनली, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और फिर कार्निवोर जो है वो हर्बीवोर को खाते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो कौन होता है, जो हर्बीवोर पे गुजारा करता है। टर्शरी कंज्यूमर कौन होता है, जो किसी कार्निवोर पे गुजारा करता है। ओमनिवर्स वो होते हैं जो बोथ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को खा रहे होते हैं, यानी प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। और स्कैवेंजर्स वो ग्रुप कहलाता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होता है, फीड करता है। These are the consumers. These are the scavengers. Scavengers क्या करते हैं, reduce the size of dead organic matter। ठीक है, बड़े मांस को खा के छोटे मांस में, छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड दी एंड जो है वो बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स अपना रोल प्ले करते हैं, और जो है वो उसको पूरी तरह ख़त्म कर कर, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ख़त्म कर कर उसको न्यूट्रिएंट्स की हद तक जो है वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। फिर वो न्यूट्रिएंट्स अगेन ज़मीन में, मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा अब प्लांट्स अपनी ग्रोथ में उन्हीं को यूज़ करेगा, तो फिर उससे एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। इसी तरह दोबारा कुछ एनिमल्स आएंगे, इस प्लांट को खाएंगे, फिर अगेन जब वो मर जाएंगे तो वो ज़मीन की मिट्टी में शामिल हो जाएंगे, और इस तरह अर्थ के ऊपर जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग चल रही है और चलती रहेगी। बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजर्स, और कीड़े मकोड़े वॉर्म्स जो हैं वो सब कुछ स्कैवेंजर होते हैं। वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजर्स बेसिकली रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट इसमें शामिल है। The non-living components, physical and chemical of ecosystem collectively form a community called abiotic components and abiotic community। ठीक है, abiotic में भी क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स ये सब कुछ शामिल होते हैं। तो अगर फिजिकल की बात करें, फिजिकल कंपोनेंट की बात करें, तो जो है these are necessary for the growth and maintenance of the other biotic members। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा, ये आपके फिजिकल कंपोनेंट्स में आता है। केमिकल कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखें, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा ये सब कुछ चाहिए होते हैं। एक इकोसिस्टम में इन सब की जरूरत होती है। इनऑर्गेनिक में ऑल माइक्रो, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, ये एंड मैक्रो एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड एक्सेट्रा। तो ये सब मिलकर जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं।
अच्छा, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का काम क्या है, इकोसिस्टम को समझने के लिए, उसके फंक्शंस को समझने के लिए आपने प्रोड्यूसर्स को और डिकम्पोजर्स इनके रोल को समझना होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अगर बात करें, अच्छा मेन फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज टू अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये इकोसिस्टम का काम है कि वो इस सिस्टम के अंदर जो है एनर्जी का जो है वो फ्लो करता रहे और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइक्लिंग करता रहे। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज मैन्युफैक्चर स्टार्च फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक इकोसिस्टम में सबसे बुनियादी जो फंक्शन है वो क्या है कि वो ग्लूकोज बना ले, स्टार्च बना ले, फोटोसिंथेसिस करवा ले। ठीक है, फूड बना के दे दिया, वंस फूड प्रिपेयर हो गया, अब क्या है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर। अब उस फूड को तमाम जो है वो दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको बायोटिक कंपोनेंट्स में इनको जो है वो फ्लो करवाना है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। वो कैसे होगा, जब वो फीडिंग करेंगे कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर, तो फिर वो है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी एनर्जी की फ्रॉम प्लांट्स टू अपर ट्रॉफिक लेवल्स। टर्शरी फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम का, कि ऑल लिविंग सिस्टम डाइड एट अ पर्टिकुलर स्टेज। ठीक है, सब सब जो है वो जानों को मरना है, तो these dead systems are decomposed into initiate third function of ecosystem limit cycling। ठीक है, अभी हमने यहाँ बात की थी, तो फोटोसिंथ फूड बनाना, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करवाना और फिर न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग भी करवाना एक इकोसिस्टम का काम है, एक फंक्शन है। तो द functioning of an ecosystem may be understand studying the following terms: energy and material flow, फूड चेन, फूड वेब एंड फूड पिरामिड्स को अगर आप समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है। एनर्जी इन द इकोसिस्टम, एनर्जी इज द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोलर एनर्जी जो है इज द ओनली सोर्स टू आवर प्लैनेट अर्थ। सोलर एनर्जी जो है वो आपकी प्राइमरी सोर्स है जो फिर अर्थ पर आती है। अर्थ पर आने के बाद उस सोर्स को जो है कैप्चर करने का काम प्लांट्स का है। तो solar energy is transformed to chemical energy in photosynthesis by the plants called primary producers. Though a lot of sunlight falls on the green plants, only 1% of it is utilized for photosynthesis. सूरज की रोशनी, सनलाइट में बहुत एनर्जी है, अर्थ पर पड़ती है, बहुत सारी वेस्ट हो जाती है। सिमिलरली प्लांट्स जो हैं उस 100% अगर देखें उस सनलाइट को, तो सिर्फ उसका 1% जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं, 99% लॉस्ट हो जाता है। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल स्टेप टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल अदर लिविंग organisms in the ecosystem. Some amount of chemical energy is used by the plants for their growth. Obviously उस एनर्जी को क्या खाने का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। हम खाना खाते हैं तो उससे हमारी ग्रोथ होती है, सिमिलरली प्लांट्स के साथ भी यही है। एंड द रिमेनिंग इज ट्रांसफर टू कंज्यूमर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। ठीक है, कुछ हिस्सा खुद अपनी ग्रोथ पर यूज करते हैं और बाकी जो है वो एनर्जी फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ईटिंग। जब प्लांट्स को कोई ऑर्गेनिज्म ईट करेगा तो अब उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी उसकी। Thus the energy enters the ecosystem through photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से एनर्जी आ जाती है इकोसिस्टम में एंड पासेस थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, फीडिंग लेवल्स। वो हम पढ़ेंगे क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, फीडिंग लेवल्स। ये देखें, दिस इज द सन, प्रोड्यूसर्स ने उसे यूटिलाइज किया, फिर कंज्यूमर्स ने, एंड देन डिकम्पोजर्स। तो हर सिस्टम में जो है वो एनर्जी वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सारी की सारी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में नहीं जा सकती, बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सन का इस्तेमाल करते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फूड।
वो फूड फिर आगे पास होता है। Energy from the sun enters an ecosystem when producers use the energy to make organic matter through photosynthesis. ठीक है, ग्लूकोज इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ये पता है हमें। कंज्यूमर्स टेक इन दिस एनर्जी व्हेन दे ईट प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर, ये पता है आपको। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं लॉस की। तो प्लांट एब्जॉर्ब लेस देन 1% ऑफ द सनलाइट दैट रीचेस देम। ठीक है, 1% जो है वो तकरीबन या उससे भी कम जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। However, photosynthetic organisms make 170 billion metric tons of food each year. 100 में से 1% इस्तेमाल करने के बावजूद सालाना जो प्लांट्स है वो आपका 170 बिलियन मेट्रिक टन फूड प्रोड्यूस करते हैं, यानी ग्लूकोज। 1 टन या 1 मेट्रिक टन में जो है वो 1000 केजीज होते हैं, और यहाँ पर 170 मैट्रिक टन नहीं है बल्कि 170 बिलियन मैट्रिक टन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सारा जो है वो फूड प्रोड्यूस होता है हर साल, जो कि फिर इसी इकोसिस्टम में साइक्लिंग कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। अच्छा, एनर्जी फ्लो एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा देख लेते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स पढ़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं ये लॉज? द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम फॉलो द 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एनर्जी के जो है लॉज है क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कंसीडर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है बनाई नहीं जा सकती, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसी तरह है कि सनलाइट की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बनाई नहीं गई है, बस कन्वर्ट की गई है, सन से ली गई है और उसे कन्वर्जन किया गया है केमिकल एनर्जी में। फिर सेकंड लॉ कहता है व्हेनेवर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू द रिलीज ऑफ हीट। हाँ, लेकिन जब कभी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में जाया होगी। तो दिस अकर्स व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ये ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाना, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर टर्शरी कंज्यूमर में जाना, ये तमाम ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं। फर्स्ट लेवल क्या है? प्रोड्यूसर का। तो there will be a loss of energy about 80 to 90% loss हो रहा है in the form of heat as it moves from one trophic level to another trophic level. The loss of energy takes place through respiration, running, hunting, etc. ठीक है, ये loss of energy का क्या मतलब, देखें इसको समझने की कोशिश कीजिए। लॉस ऑफ एनर्जी ये कि जैसे प्लांट से अगर आपने 10 किलो, मिसाल के तौर पर किसी ऑर्गेनिज्म ने 10 किलो प्लांट खाया, तो उसका वजन 10 किलो नहीं बढ़ जाएगा अचानक से। ठीक है, क्या होगा? उसकी बहुत सारी एनर्जी सांस लेने में, भागने में, शिकार करने में खर्च हो रही है। तो उस 10 किलो में से बहुत ही कम मास ऐसा होगा जो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐड होता जाएगा, बाकी सारा एनर्जी मतलब दूसरे कामों में वेस्ट होता जाएगा, लॉस होगा। स्ट्रक्चर और फंक्शन के दरमियान रिलेशनशिप, यानी जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो, और जो इकोसिस्टम के फंक्शन है उनमें क्या रिलेशनशिप है। So from the above, it is clear that the biotic components and abiotic components are linked together through energy flow and nutrient cycle. न्यूट्रिएंट साइकिल न्यूट्रिएंट फ्लो भी कहलाती है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहलाती है, और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स भी कहलाती है। जैसे आपकी डिफरेंट साइकिल होती है, आप इंशाल्लाह किसी ना किसी कोर्स में इसको जरूर कवर कर रहे होंगे। ऑक्सीजन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोर, ये तमाम इनकी हर न्यूट्रिएंट की साइकिल होती है, आप पढ़ भी चुके हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? द एलिमेंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स।
सर्टेन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल्स जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, दोस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड these are oxygen, nitrogen, carbon, calcium, magnesium and phosphorus. इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो ट्रेस स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक बोरॉन, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। तो इन तमाम चीजों की साइक्लिंग होती है। द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, यानी प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल से डिकम्पोजर ने उसको दोबारा सॉइल, एबायोटिक कंपोनेंट है ना सॉइल, उसमें शामिल कर दिया, फिर उस एबायोटिक कंपोनेंट से दोबारा प्लांट ने लिया, तो इस तरह न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। The nutrient enter into procedures and move through the food chain and ultimately reach the consumer. The bound nutrients of the consumer after that are decomposed and converted into inorganic substances. ठीक है, ये सब बातें आपको भी पढ़ लीजिए। अच्छा, न्यूट्रिएंट साइकिल के अलावा एक होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, पानी की जो साइकिल होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है समंदरों, दरियाओं, नहरों, झीलों से पानी इवेपोरेट होता है और बादल बनाता है, और बादल फिर जो है वो बारिश बरसाते हैं, और दोबारा इस तरह साइकिलिंग चलती रहती है पानी की। दुनिया जब बनी है तब से लेकर अब तक पानी की वही क्वांटिटी है, बस जो है वो पानी मूव होता जा रहा है साइक्लिंग की शक्ल में, वही पानी रिसाइकिल हो रहा है इस अर्थ पर, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, जो परसेंटेज थी वही है, लेकिन बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी पहले बर्फ ज़्यादा थी तो अब बर्फ कम हो गई है, इस तरह सब कुछ जो मेल्टिंग का प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो यही है। तो या तो जमीन पे पानी मौजूद होगा, या बादलों में होगा, या बर्फ में होगा, बस उसकी शक्ल चेंज होगी लेकिन क्वांटिटी रिमेन सेम। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स का भी स्टूडेंट्स यही है, जमीन पर जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो उतने ही है, बस उनकी साइक्लिंग होती रहती है। फूड चेन्स क्या होता है? फूड चेन्स एक फूड का दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है जाने तक का सफर, और इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक फूड से लिंक्ड होते हैं, वो फूड चेन में शामिल हो जाते हैं। पढ़ चुके हैं यहाँ फूड चेन क्या होता है, नाम से जाहिर है। Rare sequence of eating and being eaten in an ecosystem is known as the food chain. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। अभी हमने जो एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि ग्रास है, घास, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर को एक चूहे ने खा लिया, चूहे को एक स्नेक ने खा लिया, और फिर उस स्नेक को किसी हॉक या ईगल ने खा लिया, तो ये एक फूड चेन चल रही है। और हर फूड चेन में जो है, यानी हर लेवल पर, यानी प्लांट से अगर ग्रास हॉपर में गया, ग्रास हॉपर से जब वो चूहे में गया, हर लेवल पर जो है एनर्जी लॉस्ट हो रही है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। फूड वेब क्या होता है? फूड चेन सिंगल होती है, फूड वेब होता है एक कॉम्पैक्ट कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब, फूड जाल बनाती है। द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन इन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। In a food web, many food chains are interconnected. ठीक है, many food chains are interconnected, where different types of organisms are connected at different trophic levels. So there are a number of opportunities of eating and being eaten at each trophic level. यानी grass may be eaten by insects, rats, deer, etc. फिर उसके बाद these may be eaten by carnivores. यानी जो है ग्रास को इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, ग्रास को डायरेक्ट रैट भी खा सकता है, और घास को डायरेक्ट जो है वो डेयर भी खा सकती है। इसी तरह स्नेक और टाइगर जो है वो इनमें से किसी को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक सिर्फ एक सिंगल चेन नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, ऐसा नहीं है, उसके पास मल्टीपल चॉइसेस होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इस तरह एक फूड वेब बन जाता है। ये प्लांट है,
तो माउस कैन ईट दैट, रैबिट भी खा सकते हैं, गोट भी खा सकती है। तो इसी तरह जैकल इसको खा सकता है, या जैकल इससे रैबिट को भी खा सकता है, या माउस को भी खा सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरह लायन के पास जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, जितना ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, क्या सिग्निफिकेंस है फूड वेब्स की? In a linear food chain, if one species get affected or become extinct, then the species and subsequent trophic levels are also affected. देखें, अगर सिर्फ एक सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट करती स्टूडेंट, तो क्या होता कि अगर फर्स्ट लेवल वाला ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो बाकी वाले भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ खाने के लिए वही एक ही ऑप्शन होगा। तो फूड वेब में क्या होता है, ऐसा नहीं है, अगर कोई एक स्पीशीज इफेक्टेड है, खराब हो गई है, एक्सटेंट हो गई है, तो देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस कि आप जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को ईट करके अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, और तरह ज्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं होगी फूड वेब। सिग्निफिकेंस क्या है? फूड चेन एंड फूड वेब प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट में, ठीक है। साइकिलिंग में इनका किरदार है, तमाम न्यूट्रिएंट्स साइकिलिंग यहीं से होती है। दे मेंटेन एंड रेगुलेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब की वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन साइज जो है, हर स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है, कोई ज्यादा बढ़ नहीं पाती या कम नहीं हो पाती, तो एक जो है वो बैलेंस मेंटेन रहता है। बायो मैग्निफिकेशन की बात अब अभी हम नहीं करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो दीज आर दी ट्रॉफिक लेवल्स, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये पिरामिड है, अभी जो हम बात कर रहे थे। Trophic levels are the different feeding levels of organisms in an ecosystem. Producers are the first trophic level and consumers make up several more upper side. These are also called ecological pyramid. ये ecological pyramids कहलाते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल पिरामिड जैसी होती है, like this pyramid. तो बायोमास क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ ट्रॉफिक लेवल। 10% लॉ क्या होता है स्टूडेंट? अभी हमने जो बात की थी ना कि जब भी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म होती है तो लॉस होता है, तो वही 10% लॉ यही कहलाता है कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो अगले लेवल में जाती है, बाकी 90% एनर्जी जो है वो सिस्टम में वेस्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड 10% लॉ। ये जो डिटेल्स है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। जैसे ये देखें, जो है ये 10 लाख जो है जूल्स ऑफ सनलाइट थे, वो आए अर्थ पर, तो उसमें से सिर्फ 10% जो है प्राइमरी प्लांट्स ने लिया और उसका फूड बनाया 10%। फिर उसका मजीद 10% जो है वो ग्रास हॉपर में गया, और उसका मजीद 10% जो है वो फिर अपर ट्रॉफिक लेवल में गया, और फिर मजीद उसका भी जो बचा उसका भी 10% गया। हर लेवल पर 90% ऑफ द एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। ये पिरामिड है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उससे मिलकर पिरामिड बनता है। जो सबसे बेसिक ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो प्रोड्यूसर का है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, एंड उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट को भी जो है डिकम्पोज किया जा सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर को भी अगर उनकी डेथ हो गई तो डिकम्पोज किया जा सकता है, इसी तरह सेकेंडरी को भी। These are ecological pyramids. Ecological pyramid को in terms of energy, biomass और number of organisms भी शो किया जाता है। ये एनर्जी क्या है? ठीक है, एनर्जी की अभी हमने वैसे भी बात की, 100% एनर्जी थी एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर से, ये बहुत ज्यादा है देखें। फिर उसके बाद 10% एनर्जी आगे गई एनर्जी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर में, जब प्रोड्यूसर्स को ईट कर लिया, फिर उसकी भी 10% गई आगे।
सेकेंडरी में, और उसकी भी 10% और आगे गई टर्शरी कंज्यूमर में। तो देखें कितनी कम एनर्जी हो गई सिस्टम में, ये सारा एनर्जी का लॉस्ट हुआ। तो ये एक पिरामिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह अगर बायोमास की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स किलोग्राम्स की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा ग्रास घास प्लांट्स ट्रीज मौजूद है अर्थ पर। एग्जाम्पल यहाँ 50,000 लिखी हुई है, ठीक है। उसका 10% जो है वो ग्रास हॉपर है, यानी प्लांट्स जितने भी हैं उनका वजन आप जितना भी निकाल लें, उसका 10% जो है फिर वो ग्रास हॉपर का वजन होगा। फिर उसका भी 10% जो है वो चूहे रैट्स हैं, और उसका भी फिर 10 जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड में बायोमास जो है वो ऑल का आ जाएगा। शेर हमेशा जंगल में कम होते हैं स्टूडेंट्स, और हिरन ज्यादा होते हैं, तो ये यही वजह है। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी यही है, अगर प्लांट्स 1000 होंगे तो उनको खाने वाले ग्रास हॉपर 100 होंगे, और अगर ग्रास हॉपर 100 होंगे तो उनको खाने वाले 10 होंगे, 10 चूहे होंगे। इसी तरह अगर 10 चूहे हैं तो उनको खाने वाला एक ऑल होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो अर्थ पर बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो रेगुलेशन मेंटेन रहता है, उनका बैलेंस जो है वो रेगुलेट होता रहता है।